हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके बारे में पढ़ने वाले। देखो, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी हम दो रिएक्टेंट को, हम लोगों ने इसको सिंपल ऐसे समझा था कि जब भी मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते हैं और वो हम लोगों को एक प्रोडक्ट देते हैं, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट जब मिलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलके जब हमको एक प्रोडक्ट देते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा। जब हमको एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे Z एक रिएक्टेंट है और हम लोगों को उससे प्रोडक्ट मिल रहा है, मल्टीपल हमको उससे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसकी सबसे पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एक्टिविटी में दिया कि फेरस सल्फेट जो है मतलब रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट को जब हीट करा, देखो फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे वो लिखा है, तो आप लोग उसको मार्क बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जब लिखी रहती है ना, तो आप लोग मार्क उसको अच्छे से करेंगे। हाँ, वेट, मैं इरेजर ढूंढ रही हूँ और मुझे बार बार। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो एक जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से मार्क करेंगे, क्योंकि इस जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकती है। ठीक है, तो उन्होंने फेरस सल्फेट लिया और उसको हीट करा, मतलब टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लिया और उसको हीट करा। तो हीट करने के बाद उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिले। सबसे पहले मिला उनको फेरिक ऑक्साइड विच इज Fe2O3। Fe2O3 क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। और SO2 और SO3 मिला। SO2 क्या होता है? आप लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैंने ऑक्साइड बताया था कल, O2 को हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या मिला है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले। मतलब रिएक्टेंट तो एक ही है, लेकिन हमको प्रोडक्ट्स कितने मिले? तीन प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिले। तो इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा था कि जब वो दो प्रोडक्ट्स थे, जब अगर हम लोग उसको कॉम्बिनेशन से कंपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको दो प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स थे, ये नीचे देखेंगे तो दो प्रोडक्ट्स थे और हम लोगों को उससे कितना प्रोडक्ट मिला? एक प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट्स थे और हमको उससे एक प्रोडक्ट मिला। ठीक है, अगर हम लोग इसमें यही चीज़ देखेंगे तो ये पूरा उसका अपोजिट है। अब क्योंकि अपोजिट है तो इसकी डेफिनेशन भी पूरी उल्टी हो जाएगी। तो हम लोग इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप चीज़ याद रखना कि आपको हर चीज़ में डेफिनेशन तो लिखनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो जब भी कोई रिएक्शन अगर होता है और उनके जो रिएक्टेंट होते हैं, तो मल्टीपल when only one reactant gives multiple product is known as decomposition reaction। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा। इन्होंने एक और एग्जांपल से समझाया है, तो देखेंगे हम लोग। जैसे CO3 हम लोग लाइमस्टोन कल वाले वीडियो में पढ़ा था, लाइमस्टोन। तो अगर उसको हीट करते हैं तो हमको क्विक लाइम मिलता है, विच इज CaO प्लस CO2 गैस हमको मिलती है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ये जैसे यहाँ पे लिखिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको एकदम बहुत अच्छे से टिक मार्क करेंगे। ठीक है, मैं तो आप लोगों को बस यही बोलती हूँ कि जो भी चीज़ आप लोगों को अच्छे से दिख जाए उसको बहुत अच्छे से आप लोग मार्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में। देखो, तो अभी आप लोगों को क्या एक चीज़ याद रखना है कि CO3 को हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। अब आप लोगों को ये चीज़ जो है ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, कि CA3, ठीक है, CaCO3 क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट कैन बी कमीन और MCQs और किसी भी चीज़ में आ सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करनी है। देखो, जो भी चीज़ आपको NCERT में दी है ना, इसीलिए बोलते हैं कि NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को क्या लगता है कि NCERT इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी रहती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दी रहती है, हम लोग बस उसको पढ़ते नहीं और उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर आप उसकी डेफिनेशन और अगर दो रिएक्शंस भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन और रिएक्शंस ही याद करने हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सिर्फ बैलेंसिंग का जो था वही था, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बैलेंसिंग का था। ठीक है, अभी इसमें एक और एक्टिविटी जो आप लोगों को दी गई है, तो वो एक्टिविटी जैसे 1.6 जो एक्टिविटी थी, तो उसका कंक्लूजन ये है कि जब आप लोगों ने लेड नाइट्रेट लेंगे, तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो दो जो है लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद आप लोगों को दो मतलब तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जो दो प्रोडक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो O2 रहता है वो गैशियस फॉर्म में रहता है, जो कि उड़ जाता है और वो एयर में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा, जैसे PbNO3 होल ट्वाइस, मतलब
लेड नाइट्रेट। अब आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, और उसको जब हीट करते हैं तो हम लोगों को मिला लेड ऑक्साइड PbO। ठीक है, अगर PbO आया तो मतलब क्या होगा कि ऑक्साइड होगा। ठीक है, और हम लोगों को एक और चीज़ मिलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक और मिलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये चीज़ है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। अगर आप इसमें देखोगे तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ये इक्वेशन इसीलिए बैलेंस नहीं है, देखो हाँ, ये यहाँ पे जैसे 2 लगा है, ठीक है, 2 कहाँ पे लगा है? यहाँ पे 2 लगा है, तो इसका क्या मतलब है? ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने अलग से जो है वो कोएफिशिएंट जोड़ा है। यहाँ पे भी 2 लगा है, यहाँ पे भी 4 लगा है, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इसको रॉ इक्वेशन में लिखेंगे, और फिर उसके बाद अगर आप लोग बैलेंस करने का ट्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। देखो ये एक्टिविटी में आप लोगों को अगेन ये एक्टिविटी में वही दिया है, ठीक है, 1.6 एक्टिविटी में कि आप लोगों को 2 ग्राम जो है लेड नाइट्रेट लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब में, और उसके बाद उसको बॉयल करना है, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और जो फ्यूम्स रहेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वो फ्यूम्स भी आप लोगों को दिखेगी। ठीक है, अगर देखो अब यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को सीखनी पड़ेगी कि जब भी कोई एक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसका कंक्लूजन याद रखना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि लेड नाइट्रेट जो है उसको बॉयल करने पे हमको क्या मिल रहा है और कौन सी गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? तो NO। ठीक है, तो कौन कौन सी गैस इवॉल्व होती है? एक तो NO2 होती है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, और एक और गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कौन सी गैस होगी आपके पास? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, जब भी लेड नाइट्रेट को बॉयल करेंगे, अब ये चीज़ मैं 1-2 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम बॉयल करते हैं तो हमको कौन सी गैस मिलती है? NO3। और कौन सी गैस के फ्यूम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं? सॉरी, NO2। ठीक है, ठीक है, तो NO2 हम लोगों को वो फ्यूम्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो किसकी फ्यूम्स मिलेंगे? जब भी लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं तो NO2 के। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। अब एक एक्टिविटी जो है वो 1.7 जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1.8 भी, और इसके बाद जो एग्जाम्पल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग एक्टिविटी 1.7 पढ़ते हैं तो उसका पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो वो एक्टिविटी को, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और इसके कंक्लूजन एग्जाम में आते हैं, माइट भी एक केस स्टडी में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक मग लेना है, और उसके अंदर आपको ये जो 2 छोटे छोटे होल दिख रहे हैं ना, ऐसे 2 होल करना है, और फिर उसमें क्या किया उन लोगों ने? एक रबड़ लगाया, छोटा सा जो रबड़ होता है, और फिर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, इलेक्ट्रोड्स है, जो कि इलेक्ट्रोड्स उन्होंने उसमें ज्वाइन किया, और उसके ऊपर से जो है उसको कवर किया है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होती है जिसको करिए, फिर उसको जो है उन्होंने कवर किया एक टेस्ट ट्यूब के साथ, और इसको जो है उन्होंने एक बैटरी से 6 वोल्ट जो बैटरी आती है उससे ज्वाइन किया है। ठीक है, और अब इसमें क्या डाला है उन्होंने? पानी डाला, और पानी डालने के बाद इसको इसमें ऐड करें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अब कौन सा एसिड करा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा था और एक सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा था? HCl, वो भी आप लोग डाल सकते हो, और इसमें उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, मतलब H2SO4 डाला है। ठीक है, ये वाला एसिड जो उसमें उन्होंने ऐड किया है। तो अब क्या करना है? एसिड डालने के बाद उसको थोड़ी देर तक वैसे का वैसे ही रहने देना है, और उसका स्विच ऑन कर देना, जो बैटरी का रहेगा वो स्विच को उनको ऑन कर देना है। तो जब हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे तो इसमें से बबल्स फॉर्म होंगे, जैसे ये टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं ना, जो इसमें उन्होंने कनेक्ट किया ना, ये ब्लैक इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर जो ये दिख रहा है, ये जो है क्या है? ये टेस्ट ट्यूब्स है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, अब ये बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं? तो ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कौन सी गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं? ये H2 गैस के बबल्स जो है उसमें से फॉर्म होंगे। और जब हम लोग वो टेस्ट ट्यूब को हटा देंगे उसके ऊपर से, जैसे ये जो टेस्ट ट्यूब लगी है ना, इसको हटाएंगे, और जब हम इसमें कैंडल रखेंगे ना तो एक ऐसा पॉप साउंड आएगा। कौन सा साउंड आएगा? तो इसका कंक्लूजन यही है कि इसमें कौन सा साउंड आएगा? एक ऐसा पॉप साउंड आता है इसमें, जब भी हम एक कैंडल को पास में लाएंगे। क्यों पॉप साउंड आ रहा है? क्योंकि उसमें से H2 जो गैस है वो निकल रही है। ठीक है बच्चों, तो बस उसमें से इतना ही। अब ये जो है ना, ये क्या काम करता है? देखो, जब भी हम लोग ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, तो जैसे इसमें H2SO4 हम लोगों ने लिया, ठीक है, H2SO4 लिया, वेट, है ना, तो H2SO4 हम लोगों को क्या देगा? एक तो H2 देगा, प्लस में SO4 अलग से देगा। अभी SO4 सल्फेट को तो हम लोग जाने देते हैं, अभी जो H2 कैसे इसने पॉप साउंड किया, तो ये कैसे हो रहा है? उसको हमने पहले सब्सटेंस को हीट किया और इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, उसके बाद ही जो है ये दोनों चीज़ें जो है ये अलग अलग हुई और ये H2 और SO4 के फॉर्म में आई। देखो एक चीज़ याद रखना
कि जब हमारे पास वाटर होता है ना H2O, तो हम लोग उसको भी ऐसे हीट करते हैं तो ही हम लोगों को H2 और O2 के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये जनरली जो होता है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो जनरली होता है ना, ये हीट की हेल्प से होता है। नहीं तो अगर ये कोई से इतने ज़्यादा होते हैं कि जिसमें हीट भी नहीं लगती, तो हम लोगों को एक ऐसा सेटअप तैयार करना पड़ता है जिसमें से एलिमेंट्स अलग हो जाए। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब हम लोग मिक्स करते हैं ना, जैसे दो चीज़ों को जब मिक्स करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन दो चीज़ों को डिस्प्लेस करना, मतलब इन चीज़ों को अलग अलग करना, ठीक है, जब उसको, तो वो जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को हीट लगती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसको जो है डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इसमें कैसा आप लोगों को हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती दिखेगी, बबल्स उसके दिखेंगे, बस उसमें इतना ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास H2O भी है, मतलब पानी भी है, तो उसमें भी जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है, इसीलिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि हाँ, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर हम लोग, देखो, इसका कंक्लूजन बस इतना ही है, और उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ इस पर ध्यान नहीं देना है, बस इतना ही है। तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी के कंक्लूजन्स या थोड़े रिएक्शंस याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम लोग एक्टिविटी 1.8 लिखते हैं तो उसमें 2 ग्राम जो है सिल्वर क्लोराइड लेना है, EgCl लेना है, उसको एक चाइना डिश में रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें जब सनलाइट में रखोगे, ठीक है, अभी इसमें हम लोग उसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं मन से, ठीक है, ऐसे वोल्ट जैसे इसमें हम लोगों ने बैटरी लगा के उनको हीट प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, ऐसे नहीं कर रहे। सिंपल सी वो चीज़ को सन के हीट डायरेक्ट दे रहे, तो जब सनलाइट देते हैं ना, तो वह EgCl दोनों है वो अलग अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, मतलब जो रहेगा सिल्वर अलग हो जाएगा और जो क्लोराइड रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, AgBr। ठीक है, तो AgBr जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड है, जिसको भी ऐसे सेम वे में अगर हम लोग उसको सनलाइट देते हैं तो वो जो Ag रहेगा वो अलग हो जाएगा और जो Br रहेगा वो भी अलग हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये इक्वेशन जो है ये वाली बहुत ईजी इक्वेशंस है। ठीक है, तो ये जो सारी इक्वेशंस थी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की इक्वेशंस थी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, इतना टफ भी नहीं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है और एक DD होता है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वो दोनों रिएक्शंस को हम लोगों को पढ़ना है। और अभी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन से होते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोगों को एक एक्टिविटी दी है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। तो ये वाली एक्टिविटी में आप लोगों को क्या लेना है? ये वाली एक्टिविटी में सबसे पहले लेना है 3 आयरन नेल्स लेना है, उनको अच्छे से क्लीन करना है, और उसके बाद 2 आयरन नेल्स को हम लोग एक सॉल्यूशन में रखेंगे। जो आपको ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन दिख रहा है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो दिख रहा है, ये वाले ब्लू कलर के सॉल्यूशन में रखेंगे। तो 3 आयरन नेल लेनी है, उसके बाद जो 2 आयरन नेल रहेगी उसको ये वाले सॉल्यूशन में रखना है। एक को नाम देना है A और एक को नाम देना है B। और ये कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। देखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमेशा ब्लू कलर का होता है, तो जब भी कोई ब्लू कलर का आता है ना, मतलब आप समझ आना कि वो कॉपर ही है। ठीक है, कोई भी हम लोग जब केमिस्ट्री लैब में देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो ब्लू कलर का, इस कलर का जो शेड आता है वो हमेशा कौन सा रहता है? कॉपर का रहता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसको डिप करेंगे। अभी वो उनको डिप कैसे करेंगे? उन्होंने एक ऐसा यहाँ पे एक थ्रेड जो है उसको टाई करा है, तो ऐसे थ्रेड टाई करके हम लोग उसको कर सकते हैं डिप। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें 2 आयरन नील को करा है और एक थर्ड आयरन नील है, उसको हम लोग असाइड कर देंगे। और 20 मिनट्स के बाद हम लोग ये आयरन नील को जो है सॉल्यूशन में से निकालेंगे और फिर उसमें कंपेयर करेंगे। ठीक है, A और B को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग C को भी कंपेयर करेंगे। तो देखो, इसका जो है ये यहाँ पे दिया है उन्होंने। तो जो आयरन नेल है वो कैसा कलर हो जाएगा उसका? तो जो सिंपल आयरन नेल है ना, ये यहाँ पे तो जो सिंपल आयरन नेल है ये यहाँ पे, और वो कैसी कलर की है? ब्लू, मतलब अपनी नॉर्मली जो कलर की होती है ग्रे कलर की होती है। ठीक है, और जब उसको कॉपर सल्फेट, और एक को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा था, तो जब उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसका जो कलर रहेगा ना वो पूरा कॉपर ले लेगा, और जब कलर उसका पूरा कॉपर ले लेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? कॉपर की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि कॉपर मतलब जो आयन है, ठीक है, जो ये आयन नेल है, देखो अभी मैं अच्छे से बताती हूँ। तो जो आयन नेल है, ठीक है, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो आयन नेल है इसका फॉर्मूला, अगर हम लोग आयन का, मैंने आप लोगों को कल बताया था, Fe है। अरे ये क्या हो गया? ओके,
सो उसका जो फॉर्मूला है वो Fe है, और हम लोगों ने उसको डाला है कॉपर के, मतलब Cu के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के। तो ये Fe क्या करेगा कि कॉपर को अपने पास ले लेगा, क्योंकि Fe जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग इसकी रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर नंबर 2 या 3 में देखेंगे, ठीक है, 3rd चैप्टर में देखेंगे, तो जो Fe है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा कि ये कॉपर को जो है ना अपनी तरफ ले लेगा, और ये सल्फेट को जो है ना, इसके साथ जो सल्फेट सॉल्यूशन था CaSO4 सॉल्यूशन था, ठीक है, इसके पास कौन सा सॉल्यूशन था, CaSO4। मतलब हम लोगों ने Fe जो है उसको हमने किस सॉल्यूशन में डाला, CuSO4 वाले सॉल्यूशन में डाला। तब क्या होगा कि ये वाला जो Fe है ना, ये आयन इसको अपने पास ले लेगा, क्योंकि Fe जो है स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग किससे है, Cu और SO4 दोनों से स्ट्रॉन्ग है। तो ये Fe क्या करेगा, Cu को अपने पास ले लेगा, और जब ये अपने पास ले लेगा तो उसका जो कलर है, जो नेचुरल कलर है, उससे हटकर ये कॉपर का कलर, मतलब वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। उसके बाद जब जंग लग जाता है ना, वो कैसा कलर का हो जाता है आयन, वैसा कलर का हो जाएगा, और Cu जो SO4 बचेगा उसको अलग छोड़ देगा। ठीक है, हम लोग गलत स्लाइड पे आ गए, है ना। तो ये क्या होता है, ओके तो क्योंकि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो वो Cu को अपनी तरफ ले लेगा, और उसके बाद उसका SO4 भी जो है अपनी तरफ ले लेता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा ना कि उसका जो Cu है, ठीक है, जो कॉपर है, फिर वो उससे अलग हो जाता है रिएक्शन से। तो सिंपल जो रिएक्शन है, जैसे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके आप लोगों को बताया, लेकिन जो Fe है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है Cu से, तो वो अपनी तरफ जो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अभी जैसे ये आयनिल है Fe, और जब ये CuSO4 सॉल्यूशन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें से जो है Cu और Fe दोनों ही क्या है, मेटल है। ये चीज़ याद रखना कि Cu जो है ये भी मेटल है, और Fe जो है ये भी मेटल है। Cu और Fe दोनों मेटल है, तो इसके दोनों मेटल के कारण दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये चीज़ हम लोग मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो दोनों मैटर होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते। देखो क्यों नहीं होते, क्योंकि Fe के ऊपर होता है प्लस चार्ज, Cu के ऊपर होता है प्लस चार्ज, और SO4 के ऊपर होता है माइनस चार्ज। क्योंकि प्लस और प्लस चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन जो प्लस और माइनस चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी चार्ज कहाँ से आए, कैसा है, ये तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को कि जो मेटल होता है ना उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और जो नॉन मेटल होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो अभी कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑफकोर्स प्लस चार्ज जो है वो माइनस चार्ज को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, प्लस चार्ज जो है वो माइनस चार्ज को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए जो Cu रहेगा वो उनसे अलग हो जाएगा, मतलब उनसे बिछड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है उन लोगों ने, ऐसी ही रिएक्शन लिखी है जो Fe है, आयन ले ले, जब उसको SO4 सॉल्यूशन में डालेंगे जो ब्लू कलर का रहेगा, तो उससे Fe क्या करेगा कि Fe Cu और SO4 दोनों को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, लेकिन Fe और Cu दोनों का जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, तो SO4 जो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो FeSO4 जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और Cu जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लस और माइनस चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और प्लस चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब उसका जो सॉल्यूशन रहेगा, तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो फेड होके हो जाएगा ग्रे कलर का, या वाइटिश ग्रे कलर का जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि Fe ने उसका कलर भी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब क्या होता है कि जब कोई एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स को दूसरे रिएक्टेंट जो है उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, ले लेता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। सिंपल सी बात है कि जो है ये क्या करेगा कि Cu की जगह को डिस्प्लेस कर देगा खुद से, मतलब Cu को हटा देगा उसकी जगह से, और Fe उसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस में क्या हो जाएगा, Cu जो कि बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या करा, Fe ने उसके Cu की जगह को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसकी जगह को उसने ले लिया। सिंपल सी बात ये है, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 करेंगे। अभी अगर हम लोग देखते हैं Zn CuSO4 और PbCuCl2, देखो अब इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है जिसमें आप लोगों को पता चलना चाहिए कि Fe जो होता है, जो Zn होता है, जो Pb होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है Cu से, इसलिए वो Cu को अपनी जगह से हटा देती है। ठीक है, CuSO4 जो सॉल्यूशन था, जब हमने Fe को उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो वो क्या करेगा कि Fe जो है वो Cu को उसकी जगह से हटा देगा, और वो खुद की जगह यहाँ पे बना लेगा। ऐसे ही जो है Zn भी करेगा, क्योंकि Zn के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू Cu। देखो Fe, Zn और Cu दोनों ही मेटल्स है, दोनों के पास पावर है, लेकिन Cu और Zn के पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये ज़्यादा पावरफुल मेटल्स होते हैं, इसीलिए वो Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग देखें Fe, Pb, Zn, Cu, तो ये सारे एलिमेंट्स है ना, जो Ag होता है, Ag भी एक
जो सिल्वर होता है वो भी एक मेटल होता है, AU जो गोल्ड होता है वो भी एक मेटल होता है। तो अगर इनका कुछ सॉल्यूशन रहेगा ना तो Fe इनको, CO भी इवन इनको जो है डिस्प्लेस कर देगा। तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना वो ज़्यादा स्ट्रांग एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe और Zn क्या करेंगे, Fe मतलब आयन, Zn मतलब जिंक, वो CO को उसकी जगह से हटा देंगे और उन्हें उसकी जगह से हटा के जो है इधर उसके साथ SO4 के साथ वो लोग मिल जाएंगे। वैसे ही Pb जो है वो CuCl2 के साथ ऐसे ही करेगा। जैसे जो Pb रहेगा तो जो CuCl2 रहेगा उसके साथ Pb जो है Cu को उसकी जगह से हटा देगा और यहाँ पे PbCl2 बना लेगा, क्योंकि Pb जो है वो ज़्यादा, Pb के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू Cu। ठीक है, Cu के पास मतलब जो कॉपर है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, इसीलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया आप लोगों को कि क्या होगा कि वो अपनी जगह से जो उसको डिस्प्लेस कर देगा। देखो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आपको ये वाली चीज़ें जो है एक्सप्लेन करी है ना बच्चों। तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन ईजी है, आप लोग इसको याद कर सकते हो। ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड रिएक्शन है तो इसको बैलेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे वाले रिएक्टेंट्स जब वो एक एलिमेंट को उसकी जगह से रिमूव करके वो खुद की जगह वहाँ पे बना ले उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना कि जो ज़्यादा जिसके पास पावर होती है, जैसे आयन के पास, Zn के पास, जिंक के पास, Pb मतलब लेड के पास ज़्यादा पावर होती है, तो वो छोटे पावरफुल को क्या करते हैं अपनी जगह से हटा देते हैं। इसमें हम लोग प्लस और माइनस चार्ज का भी देखते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्लस और माइनस चार्ज वाला भी जो है वो बता दिया था। जैसे Fe के पास होता है प्लस चार्ज, ठीक है, लेकिन जो Cu के पास भी प्लस चार्ज होता है, SO4 के पास भी माइनस चार्ज होता है। तो प्लस प्लस चार्ज तो दोनों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोनों तो नहीं मिल सकते, लेकिन प्लस और माइनस चार्ज तो ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। अब ये Fe को ही, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो ये Cu को अपनी जगह से हटा देगा। देखो अभी मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे ये Cu है, ठीक है, और हमारे पास सॉल्यूशन है FeSO4। ठीक है, ये इसका भी चार्ज प्लस है, इसका भी प्लस है और इसका माइनस है। तो क्या Cu Fe को उसकी जगह से हटा देगा, क्या उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि Cu जो है वो कम पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू Fe। Fe जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, Cu जो है वो कम पावरफुल है, इसलिए Cu जो है Fe की जगह नहीं बदलेगा। तो अगर आपको एग्जाम में ये वाला रिएक्शन आता है कि Fe प्लस CuSO4 तो ये क्या बनेगा, तो आप लोग सिंपली लिख देंगे कि ये क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। और अभी बोर्ड्स एग्जाम में तो सिंपल रहेगा नहीं, तो उन्होंने आप लोगों को दे दिया Cu प्लस FeSO4, तो ये क्या बनेगा, तो इसमें लिखोगे नो रिएक्शन, क्योंकि ये वाले रिएक्शन ही नहीं बनेगा। इसको आर एक्शन को रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो Cu जो है अगर FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नो रिएक्शन। अभी एक और रिएक्शन में बताते हैं, क्योंकि जो Ag होता है वो उसके पास बहुत कम पावर होती है, इसलिए पता है सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं ना, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो बेचारे बहुत कम पावरफुल होते हैं, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो अगर मैंने बोला कि CuSO4 है तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आप लोग लिखोगे नो रिएक्शन, क्योंकि जो Ag है वो भी कम पावरफुल है Cu से, तो वो क्या है Cu की जगह नहीं ले पाएगा, Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर एक और एग्जांपल देखें, Au जो कि गोल्ड होता है, क्या वो भी CuSO4 मतलब Cu की जगह ले पाएगा? देखो ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस, ये भी माइनस है, तो क्या ये प्लस और माइनस मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो है Au जो है वो Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये कम पावरफुल है, Cu जो है ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग ये सारे रिएक्शंस लिख सकते हैं, और अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स आएंगे तो उसका आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। एक और रिएक्शन अगर मैं आप लोगों को देती हूँ, तो अगर मैंने दिया कि Fe प्लस ZnSO4 अगर बनता है तो क्या इसकी जगह रिप्लेस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि Fe जो है वो Zn से भी ज़्यादा, मतलब Fe जो है वो Zn को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Fe जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल Fe होता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने ऐसा लिखा कि Zn प्लस FeSO4, तो क्या Zn Fe को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा? तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो Zn होता है वो कम पावरफुल होता है Fe से। तो इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, सबसे कम पावरफुल कौन होता है, तो वाली सीरीज हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको एक बार और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जिंक और लेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, इसीलिए वो कॉपर को उनकी जगह से जो है वो हटा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्रिप्शन की अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ आप लोग
अच्छे से देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कल वाली वीडियोस में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, बाय।